Assalamu alaikum everyone and welcome back to CA Latif's Academy. Continuing our one shot series, today we'll do demography, census, its features and functions. ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में भी है और दूसरे लाइक एसआई एंड जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में भी है। तो स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। आज की वीडियो में हम डेमोग्राफी के बारे में जानेंगे, हम डिफरेंट डेमोग्राफिक थियरीज के बारे में जानेंगे। विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स जो कि डेमोग्राफी में यूज होते हैं। विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन किन फेजेस के थ्रू ग्रो हुई है पिछली एक सेंचुरी के दौरान। इसके बाद हम सेंसस की बात करेंगे, सेंसस की हिस्ट्री क्या रही है। 2011 सेंसस को हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेंसस 2011 से ही होगा। Then we'll talk about census 2021. Finally, we'll talk about scheduled tribes and migration. तो सबसे पहले डेमोग्राफी को जानते हैं। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन के रिलेटेड हम एक स्टेटिस्टिकल स्टडी करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में हम पॉपुलेशन को, एक एरिया की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जिन फैक्टर्स को कवर करती है उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मतलब किस रेट पे पॉपुलेशन उस एरिया की, उस रीजन की, कंट्री की या फिर स्टेट की ग्रो हो रही है। कौन से एज ग्रुप में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब एल्डर लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, अडल्ट लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कितनी है। लिटरेसी रेट के बारे में जानते हैं। वी टॉक अबाउट सेक्स रेशियो, हम अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के रेशियोज के बारे में जानते हैं। इसके अलावा भी हम और फैक्टर्स के बारे में डेमोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। जो डेमोग्राफिक डेटा हम एक स्टडी के दौरान जो हम जनरेट करते हैं या कलेक्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट बाद में यूज कर सकती है पॉलिसीज बनाने के लिए। जब एक गवर्नमेंट को पता होगा कि उसकी कंट्री या उसके रीजन में कितने फॉर एग्जांपल लिटरेट लोग हैं, कितने इलिटरेट लोग हैं, कितनी वुमेन है, कितने मेन हैं, तो वो एक बेटर तरीके से पॉलिसीज बना पाएंगे अपने पब्लिक के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 1.21 बिलियन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ भी आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली इंडिया की पॉपुलेशन है, जो कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% है। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स किया था। ये अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है दैट इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की आफ्टर चाइना, यू ऑलरेडी नो दैट। और अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया का विद अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिसमें अराउंड 54 कंट्रीज है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सारे के सारे अफ्रीका की सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन को अगर हम मिला के देखेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन उससे 1.2 टाइम्स है, मतलब उसका 1.2 टाइम्स है, मतलब उससे भी ज्यादा है। इंडिया हम कहते हैं, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि इंडिया जो है वो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। इसका ये मतलब है कि इंडिया जो है वो अराउंड हर साल 17 मिलियन पीपल हर साल यहाँ पे जन्म लेते हैं, या यहाँ की पॉपुलेशन में हर साल 17 मिलियन पीपल ऐड होते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है रिलेटिवली फास्टर देन चाइना। और ये माना जाता है कि बाई कहीं पे बाई 2030, कहीं पे 2028 भी लिखा हुआ है, इंडिया जो है वो आउटग्रो करेगा चाइना को। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना से ज़्यादा होगी एंड इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ एरिया मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया रशिया है, फॉलोड बाय कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ डेमोग्राफिक थियरीज के बारे में हम जानते हैं। डेमोग्राफिक थियरीज कुछ सोशल साइंटिस्ट ने दी थी। उन्होंने ये थियरीज दी थी जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किसी एक एरिया की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से ग्रो करेगी। जो यहाँ पे हम पहली थियरी पढ़ेंगे उसका नाम है द माल्थूसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो माल्थूसियन थियरी है ये इसका सिंपल स्टेटमेंट है, ये बताता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है फास्टर देन द रेट एट विच द मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस ग्रो। मतलब जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है, लाइक वी हैव द फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, जो जिंदा रहने के लिए जो मीन्स होते हैं, वो जिस रेट से ग्रो करते हैं उससे कहीं ज़्यादा फास्टर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है। इससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी किसी भी कंट्री की कि जो उसमें मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस होंगे, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए जो मीन्स होंगे वो कम हो जाएंगे। एंड अगर
इसकी माने इस थियरी की, तो ये कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है या राइज करती है इन ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो सीरीज है वो ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू फोल्ड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे दो जो है वो चार बन गया, डबल हो गया, फिर से फोर, एट बन गया, फिर से डबल हो गया, एट, 16 बन गया। इस तरह से ये वाली प्रोग्रेशन जो है ये डबल हो रही है, या इसमें जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो भी इसी तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। लेकिन जो वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है उस कंट्री के अंदर, या वहां पे जो मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस होती है, मतलब जो फूड है वहाँ का, जो वहाँ पे फूड प्रोड्यूस होता है, या वहाँ पे क्लोथिंग, हाउसिंग, या डिफरेंट जो जो मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस है, वो इस रेट पे ग्रो नहीं करते, बल्कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में राइज करता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लीनियर ग्रोथ होती है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, बट ये स्लोअर है। यहाँ पे ये लीनियरली ग्रो कर रहा है, 2 4 बन गया, फिर 4 6 बन गया, यहाँ पे दो दो इंक्रीज हो रहे हैं। अब एग्जैक्टली यही नहीं, इसी रेट पे दोनों किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन या फिर वहाँ के जो मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, बट समवट लाइक इसका मानना था कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जीपी में ग्रो करती है, और जो वहाँ के मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ग्रो करती है इन ए लीनियर फैशन। तो इस तरह से क्या होगा कि जब पॉपुलेशन एक जीपी में एक एक्सपोनेंशियल मैनर में ग्रो करेगी, लेकिन उसके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी उस कंट्री की, या मींस ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस होगी, वो जब लीनियरली ही ग्रो करेगी, तो जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या मींस ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस होंगे वो कम पड़ जाएंगे, और वो सफाइस नहीं करेंगे, वो कम पड़ेंगे वहाँ की पॉपुलेशन को फुलफिल, वहाँ की पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब ये इस प्रॉब्लम को जो हल है वो यही है कि हम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो इस तरह से हम जो ये डिफरेंस है बिटवीन, जो डिफरेंस धीरे धीरे जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस, वो हम कम कर सकते हैं। अब ये एक थियरी है, और थियरी का आपको पता ही होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ट्रू होगी। अब इसके बहुत सारे जो है क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो उसको चैलेंज करते हैं, और ये बताते हैं कि जो इकोनॉमिक जो इसके क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आउटस्ट्रिप कर सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ को। इसका ये मतलब है कि एक कंट्री इतना इकोनॉमिकली ग्रो कर सकती है कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है उस वहाँ की पॉपुलेशन को वो आउट ग्रो कर सकती है, वहाँ की पॉपुलेशन से ज़्यादा ग्रो कर सकती है। मतलब वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ की जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस होंगी, या वहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या दूसरे मीन्स होंगे वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे धीरे धीरे कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कम ही होगी, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप मान सकते हो कि वहाँ पे मोर देन इनफ, मोर देन जितना वहाँ पे चाहिए होगा ह्यूमंस को, वहाँ की पॉपुलेशन को, उससे ज़्यादा वहाँ पे जो है प्रोड्यूस या प्रोडक्शन निकलती होगी। अब इस थ्योरी को जो जिन लोगों ने, मतलब जो क्रिटिक थे इसके, जो क्रिटिसाइज करते थे, उन्होंने इसकी एग्जांपल भी देखी कि यूरोपियन कंट्रीज में ये चीज़ देखी गई थी कि वहाँ पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से फास्टर रही है। यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ कि जो 20th सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी में वहाँ पे बर्थ रेट्स जो है वो कम हुई, और जो एपिडेमिक्स वहाँ पे जिनका आउटब्रेक होता था, जो डिजीज वहाँ पे फैलती थी जिससे बहुत सारे लोग मरते थे, उनको कंट्रोल किया गया। इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रही, पॉपुलेशन बढ़ती रही, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी राइज होता गया। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उन यूरोपियन कंट्रीज की जो मीन्स ऑफ ह्यूमन सबसिस्टेंस है वो राइज करती रही फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो माल्थूस थियरी थी, या माल्थूस प्रिडिक्शन जो इसने दी थी अपनी थियरी के अंदर, वो फॉल्स प्रूव हो गई। सेकेंड थियरी विल टॉक अबाउट इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। ये इंपॉर्टेंट थियरी है, इस थियरी के ऊपर जेकेपीएससी ने एआरसीएस में भी क्वेश्चन पूछा था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें ये भी एक तरह से ये प्रिडिक्ट करती है कि जो पॉपुलेशन है एक एरिया की, एक कंट्री की, वो किस तरह से ग्रो करेगी। ये थ्योरी बताती है कि किसी भी एरिया की, किसी भी रीजन की पॉपुलेशन जो है वो पहले वहाँ पे हाई बर्थ रेट्स होती हैं और हाई डेथ्स होती हैं, मतलब बच्चे भी बहुत ज़्यादा जनते हैं वहाँ पे, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। लेकिन धीरे धीरे फाइनली वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं कि वहाँ पे बर्थ जो है वो कम होने लगती हैं, कम बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन डेथ भी जो है वो
कम होने लगती है। जैसे जैसे सोसाइटी एक एग्रेरियन सोसाइटी, ये एक इलिटरेट सोसाइटी से मूव करती है, शिफ्ट करती है टुवर्ड्स एन अर्बन एंड लिटरेट सोसाइटी। तो जैसे जैसे एक सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड इलिटरेट सोसाइटी से एक अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी की तरफ ट्रांजिशन करती है, ये जो है ये यहाँ पे ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है कि पहले तो हाई बर्थ रेट्स होती हैं, पहले ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और लेकिन डेथ भी ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में धीरे 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 जो फाइनली इस स्टेज पे पहुंचती है कि बर्थ जो है वो भी कम होने लगती है और जो डेथ है वो भी कम होने लगती है। इसकी एग्जाम्पल आप कहीं पे भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज से 100 ईयर्स पहले, 1 सेंचुरी पहले, किसी भी कंट्री में आप देख सकते हो कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते थे, जो बर्थ्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब हर एक माँ बाप के 4 4 5 5 या 10 10 बच्चे होते थे। लेकिन उस टाइम पे डेथ भी होती थी। डेथ इसलिए होती थी क्योंकि ऐसी डिजीज थी जिन जो क्योरेबल नहीं थी, पैंडेमिक्स होते थे, एपिडेमिक्स होते थे, जिससे बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। तो बच्चे बर्थ भी ज़्यादा थी लेकिन डेथ भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आज की जो सोसाइटी है, आज आप देखते हो कि बर्थ्स भी कम हुई है। किसी भी सोसाइटी में आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में कम बर्थ्स होती हैं, कम ही बच्चे होते हैं, लेकिन डेथ भी कम होती है क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इम्प्रूव कर गया है। डेथ्स जो है वो कम होने लगी हैं क्योंकि डिजीज़ जो है वो कम फैलती हैं, डिजीज़ का क्योर जो है वो हमने निकाला है। तो हर एक सोसाइटी को इस थियरी के अकॉर्डिंग इस फेज़ से इस फेज़ में ट्रांजिशन होता है। और ये जो है ये इसमें 2 ही फ़ेज़ेज़ नहीं होते, इसके अलावा भी फ़ेज़ेज़ हैं। तो इन फ़ेज़ेज़ या फिर स्टेजेज़ के थ्रू जब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है उन फ़ेज़ेज़ के थ्रू जब ये गुज़रती है, उसको हम डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। जब हम इस थियरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी के अंदर जो ट्रांजिशन होता है, तो उसमें यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी होती है। हाई फर्टिलिटी मतलब बच्चे ज़्यादा जन्म लेते हैं और लेकिन लोग भी जो है वो ज़्यादा मरते हैं। यहाँ पे इसका रीज़न आप 100 ईयर्स पीछे चले जाओ, हाई फर्टिलिटी होती थी, बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे एपिडेमिक्स होते थे, फूड सप्लाई उतनी थी नहीं, भूख के मारे लोग मरते थे। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी में पहले स्टेज में फर्टिलिटी हाई होती है और लेकिन मोर्टेलिटी भी हाई होती है। अब आप ही बताओ कि जहाँ पे लोग ज़्यादा जनते भी होंगे लेकिन ज़्यादा मरते भी होंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन राइज करेगी, डिक्रीज करेगी या फिर वहाँ पे वो सेम रहेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फेज के अंदर, इस स्टेज के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ना ही बढ़ेगी ना ही कम होगी। अगर ज़्यादा बच्चे जनने से वो बढ़ती, लेकिन ज़्यादा लोग मरने की वजह से वो सेम रहती है। तो इस स्टेज के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर वो बढ़ती नहीं है ना ही घटती है, वो थ्रू आउट इस स्टेज के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। इस फेज के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होने का मतलब है कि जो एवरेज लाइफ है किसी एक ह्यूमन बीइंग की वो कम होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डेथ होती है, बहुत ज़्यादा कम उम्र में बच्चे मर जाते हैं, तो जो एवरेज एज है वो कम होती है। लोग जो है वो ज़्यादातर इस फेज के अंदर उस कंट्री के जो है वो इलिटरेट होते हैं, टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अराउंड 100 से 200 साल पहले दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो थी वो इसी स्टेज के अंदर थी। हाई फर्टिलिटी रेट, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते थे लेकिन लोग भी मरते थे क्योंकि उस टाइम पे डिजीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और जो फूड शॉर्टेज भी इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर देखी गई थी। इसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेज के अंदर फर्टिलिटी जो है वो हाई रहती है पहले। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका ये मतलब है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा होती है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन लोग अब कम मरना स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर के सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होने लगा था, या इम्प्रूव जैसे ही होता है तो लोग कम मरते हैं। इसकी वजह से जब लोग कम मरते हैं और फर्टिलिटी ज़्यादा होती है तब भी, तो एक नेट एडिशन हम देखते हैं पॉपुलेशन के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर पॉपुलेशन में नेट एडिशन नहीं होता है, लेकिन सेकंड स्टेज के अंदर हम नेट एडिशन देखते हैं पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है क्योंकि लोग जो हैं वो पैदा तो ज़्यादा होते हैं लेकिन लोग अब कम मरने लगते हैं। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होने लगती है। जो लास्ट स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में फाइनली दोनों फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी जो है दोनों की दोनों डिक्लाइन होने लगती है। मतलब
अब बच्चे कम पैदा होते हैं और मोर्टेलिटी भी जो है, लोग कम मरने भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी कम होने क्यों होती है? क्योंकि जो लोग हैं वो फैमिली प्लानिंग यूज़ करते हैं। जैसे जो स्लोगन आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो। तो जो गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट करने लगती है, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती है। तो इस वजह से जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मतलब कि एवरेज एक वुमन कितने बच्चों को जन्म देती है, वो भी कम होती है। और मोर्टेलिटी जो है वो भी कम होती है, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ होता है। ये आप देख सकते हो आज की डेट में, इस स्टेज में आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी। इसमें पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाती है या फिर इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत स्लोली। तो पहले स्टेज में और लास्ट स्टेज में आप देख सकते हो कि इन दोनों स्टेज में और पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहती है, लेकिन सेकंड स्टेज में आप देखते हो कि पॉपुलेशन में एक इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। जो लास्ट स्टेज होता है, इसमें आप देखते हो कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर अर्बन बन जाती है, लोग लिटरेट होते हैं और उनको टेक्निकल नो हाउ भी होता है, और वो डेलिबरेटली फैमिली साइज को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं जो डेमोग्राफिक साइकिल मैंने बताया था कि एक साइकिल के थ्रू, डिफरेंट स्टेज के थ्रू जो ये किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी को गुजरना पड़ता है, उसी को हम डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। तो यही 3 स्टेजेस जो हैं, इसको हम कहेंगे डेमोग्राफिक साइकिल। पहले क्या होता है कि हाई फर्टिलिटी होती है, ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। फिर हाई फर्टिलिटी होती है, लेकिन मोर्टेलिटी जो है वो कम होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो थोड़ा इंप्रूव होने लगता है। और फाइनली जिस स्टेज में ये आता है, उसमें फर्टिलिटी जो है वो और दोनों मोर्टेलिटी जो है वो दोनों डिक्लाइन करने लगती है। तो इस वाले स्टेज में, जो पहला स्टेज है, इसमें पॉपुलेशन स्टेबल होती है। सेकंड में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, लेकिन थर्ड में भी हमें पॉपुलेशन स्टेबल दिखती है। तो ये डेमोग्राफिक साइकिल है। अब हम कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स और इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे जो कि डेमोग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द बर्थ रेट। बर्थ रेट आप मान सकते हो, बर्थ रेट का मतलब है कि कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितनी बर्थ्स होती हैं किसी एक एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बर्थ रेट की बात करें, तो हम देखते हैं कि किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर, हम देखेंगे पिछले एक साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए, वो उसकी बर्थ रेट हुई। लेकिन हम बर्थ रेट निकालते हैं थाउजेंड्स के अंदर। मतलब हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे हम कि अगर किसी एक एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है और वहाँ पे पिछले एक साल के अंदर 100 बच्चे पैदा हुए, तो अगर अब मैं आपको बताऊं बर्थ रेट, तो आप बोलोगे 100 बच्चे पैदा हुए। लेकिन जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट होती है नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। मतलब हम थाउजेंड्स में निकालते हैं। मतलब हम देखते हैं कि अगर 100 बच्चे 10,000 में पैदा हुए, 1000 के अंदर, 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चे पैदा हुए होंगे। तो जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ्स की जगह पे 100 डालोगी, पॉपुलेशन में 10,000 थी, मल्टीप्लाई 100 से करोगे, यू विल गेट 10। इसका मतलब है कि 10 बर्थ रेट है। इस एरिया की जो बर्थ रेट है वो 10 पर्सन्स या 10 बर्थ्स पर ईयर है। इसका मतलब है कि 10 बच्चे पैदा होंगे हर 1000 पॉपुलेशन में, या हर 1000 पर्सन्स में। उस एरिया की पॉपुलेशन अगर की बात करें, तो हर 1000 पीपल के अंदर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं। या आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि 10,000 में अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 1000 में 10 ही बच्चे पैदा होंगे। इसकी फॉर्मूला ये है। बाकी अगर आपको इंट्यूशन समझ आया, अगर आपको इंट्यूशन मिला कि ये कैसे निकालते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो याद रखना है कि बर्थ रेट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स in a particular area during a specified period divided by the total population in thousands। याद रखना है कि ये thousands में निकाली जाती है। देन वी हैव द डेथ रेट। डेथ रेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी डेथ्स हुई हैं पर 1000 पीपल। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बर्थ की जगह पे आप डालोगे नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000, आपको मिल जाएगा डेथ रेट। तो अब आप ही बता सकते हो कि जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। देन वी हैव द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब है कि पिछली बार या पिछले साल में या पिछली सेंसस में, पिछले महीने में, जो भी आप पीरियड सेट करोगे, उसके कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन के अंदर, या फिर ग्रोथ कितनी हुई है इन पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सेंसस, प्रीवियस ईयर, जिस भी पीरियड के लिए आप ये निकाल रहे हो। तो ग्रोथ रेट होती है प्रेजेंट में कितनी पॉपुलेशन है माइनस पास्ट में। पास्ट मतलब अगर आप सेंसस 10 साल के बाद कर रहे हो, तो 10 साल पहले कितनी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय पास्ट में कितनी पॉपुलेशन रही होगी। तो ये ग्रोथ रेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी की पॉपुलेशन 310 है, माइनस पिछली बार जो पॉपुलेशन थी, पिछली बार जब इन्होंने मतलब ये काउंट की थी, वो 205 थी। तो जब ग्रोथ रेट निकालते हैं, तो
प्रीवियस प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस प्रीवियस पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय प्रीवियस पॉपुलेशन, तो ये 0.51 है। ये आप परसेंटेज में भी काउंट कैलकुलेट कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई 100 से करोगे, यू विल गेट 51%। इसका मतलब है कि इस एरिया की जो ग्रोथ रेट है वो 51% है, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है पिछले के कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेंसस के कंपैरिजन में, वो 51% इंक्रीज हुई है। आप देख सकते हो कि पिछली बार 205 ही थी, अब 310 हो गई, मतलब 105 इंक्रीज हो गई। और 105 205 का जब आप निकालोगे, 105 इज 51% ऑफ 205। तो जब डिफरेंस जीरो होगा, मतलब जब कहीं पे पॉपुलेशन जो है प्रीवियस पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन में जब जीरो डिफरेंस होगा, हम कहते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। मतलब पॉपुलेशन जो है ना ही वो डिक्रीज हुई है, ना ही वो इंक्रीज हुई है। इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल भी। रिप्लेसमेंट लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग और जन्म ले रहे हैं। तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रह रही है, ना ही वो बढ़ रही है, ना ही वो घट रही है। तो जब ग्रोथ रेट जीरो होगी, उस टाइम पे हम कहते हैं कि स्टेबल पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है या फिर रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गई है। और जब ऐसा होता है कि जो पिछली बार पॉपुलेशन थी उससे पॉपुलेशन कम हो गई है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पिछली बार, अगर आज की पॉपुलेशन 310 है, लेकिन पिछली बार फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 350 होती, तो 310 माइनस यहाँ पे 350 आप करोगे तो यहाँ पे -40 आएगा, तो यहाँ पे आपको माइनस में निकलेगा। तो इसे हम कहते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में आ गई। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट तब आती है जब पॉपुलेशन में डिक्रीज हमें देखने को मिलता है, या पिछली बार जो पॉपुलेशन थी अब की बार आज की डेट में उससे पॉपुलेशन कम हो गई है। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हम देखेंगे आगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में, आई थिंक पीए के पेपर में ये पूछा था इनने कि जो इंडिया की 2011 के सेंसस में कौन सी स्टेट के अंदर हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। मतलब पिछले सेंसस के कंपैरिजन में, 2001 के सेंसस के कंपैरिजन में उस स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है वो बहुत सारी कंट्रीज में हो रही है, लाइक जापान के अंदर, रशिया या इटली या ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है उनके अंदर हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। मतलब वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिवली ग्रो कर रही है, मतलब वो डिक्रीज हो रही है। इसके बाद वी हैव द फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि पर 1000 वुमेन कितनी कितने चिल्ड्रन को बर्थ दे रही है। मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि फर्टिलिटी रेट जो है, fertility rate is the number of children born divided by the women aged 15 to 45। अब यहाँ पे ये नहीं देखेंगे हम कि जो जितनी भी women होंगी उनको काउंट करेंगे फ्रॉम 0 टू वॉट एवर 100 या जो भी होगा। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होंगे। अब ये अलग अलग हो सकता है, कहीं पे ये 15 टू 45 लेंगे, कहीं पे ये 15 टू 49 लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इस एज के अंदर कितनी वुमेन है, और इन जो ये औरतें हैं इन्होंने कितने बच्चों को जन्म लिया, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमें फर्टिलिटी रेट मिलता है। मल्टीप्लाई इसको 1000 से करते हैं, यहाँ पे इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हमें फर्टिलिटी रेट मिलती है। तो फर्टिलिटी रेट आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो कि फर्टिलिटी रेट मीन्स कि एवरेज में एक औरत जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में होगी, इस एज में होगी, वो कितने बच्चों को जन्म देती है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी रेट कहीं पे हुई फॉर एग्जाम्पल 1500, मतलब 1500, मतलब इसका ये मतलब है कि 1000 औरतें जो है वो 1500 बच्चों को जन्म दे रही है। मतलब इसका ये मतलब है कि एवरेज में एक औरत जो है वो 1.5 बच्चों को जन्म देती है। अब 1.5 बच्चा मतलब ये कैसे आएगा? ये 1.5 बच्चा तो नहीं होगा, बस एवरेज निकाल के ये 1.5 आएगा, वैसे तो 1.5 नहीं हो सकता। देन वी हैव द मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एक ट्रिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जब किसी भी उस लोकेशन में, उस एरिया या रीजन में, कंट्री में, जब हर 1000 बर्थ्स में कितनी डेथ्स होती हैं इन्फेंट्स की, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब हर 1000 बच्चों के जन्म लेने पे एवरेज में कितने बच्चे वहां पे मरते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट फर्टिलिटी रेट। उसके बाद है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि पर 1 लाख, यहाँ पे याद रखना है इट्स 100,000, मतलब 1 लाख लाइव बर्थ्स, 1 लाख बच्चों को जब जन्म दिया जाता है एवरेज में, उनमें कितनी विमेन मरती हैं, जो मतलब चाइल्ड बेयरिंग होती है, जो बच्चों को जन्म देती है, वो कितनी मरती हैं। बट यहाँ पे याद रखना है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हम निकालते हैं पर 1000 लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो हम निकालते हैं पर 1 लाख लाइव बर्थ। देन वी हैव द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एवरेज एज कितनी होती है
किसी भी कंट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 ईयर्स होगी, मतलब इसका ये मतलब है कि जितने भी लोग वहाँ पे रहे होंगे उनकी जो एज है उसको ऐड किया गया था और उसका एवरेज निकाला तो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिली है। तो अगर कहीं पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एग्जाम्पल 45 ईयर्स है तो इसका मतलब है कि एवरेज वहाँ पे एज है लोगों की 45 ईयर। देन वी हैव द सेक्स रेशियो। आपको पता ही होगा सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यहाँ पे भी 1000 में हम निकालते हैं। तो सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 या नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर जितनी औरतें होंगी उतने ही अगर वहां पे मर्द भी होंगे, सेम एग्जैक्ट नंबर का होगा, तो हमें जो सेक्स रेशियो है वो 1000 मिलेगा। जहां पे सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा होगा, जहां पे सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा होगा वहां पे फीमेल ज्यादा होंगी, और जहां पे सेक्स रेशियो 1000 से कम होगा वहां पे मेल ज्यादा होंगे। इसके बाद एज स्ट्रक्चर होता है कि उस एरिया की में जो पॉपुलेशन है अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर कितने प्रपोर्शन के लोग हैं वहां पे। फॉर एग्जांपल एज स्ट्रक्चर में निकाला जाएगा कि 0 to 6 ईयर के एज ग्रुप के अंदर कितने परसेंट लोग हैं वहां के, 6 से लेके 12 के एज ग्रुप के अंदर कितने परसेंट लोग हैं। तो एज स्ट्रक्चर के अंदर निकाला जाता है कि किसी हर एक एज ग्रुप के अंदर कितने प्रोपोर्शन, कितने परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन लाई करती है। देन वी हैव द डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो जैसा नाम बताता है, डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कि जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका कितना रेशियो है। डिपेंडेंट लोग मतलब जो बच्चे होते हैं, आपको पता ही होगा जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वैसे ही जो एल्डर्स होते हैं जो 60 यूजुअली 60 ईयर्स या 64 ईयर्स के अबव होते हैं वो भी अपने चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो डिपेंडेंसी रेशियो होता है कि जो टोटल जो पॉपुलेशन होगी इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14, मतलब जो चिल्ड्रन होंगे, प्लस पॉपुलेशन जो होगी 60 प्लस या फिर 65 प्लस, इसका अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लिया जाता है, डिवाइडेड बाय जो पॉपुलेशन होगी जो कि अर्निंग एज ग्रुप में होगी, मतलब जो कि 15 से 59 या फिर 15 से 64 साल के बीच में होगी। तो जितना डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होगा उसका मतलब ये होगा कि ज्यादा लोग जो हैं वो या तो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं। अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम हुआ इसका मतलब है कि बहुत कम बच्चे हैं और बहुत कम वहां पे एल्डर्स हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जितना डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा उसका मतलब होगा कि वहाँ की जो अर्निंग पॉपुलेशन है जो कमा रही है उन पे कम बोझ पड़ेगा। लेकिन अगर डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा हुआ तो जो अर्निंग पॉपुलेशन है जो कमा रही है उन पे ज्यादा बोझ पड़ेगा। और ये मैंने बताया कि डिपेंडेंसी रेशियो जो है अगर वो राइज करता है, अगर वो बढ़ता है तो ये कॉज ऑफ वरी है। और अगर डिपेंडेंसी रेशियो फॉल करता है सो इट्स अ सोर्स, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जो अर्निंग पॉपुलेशन है उनको कम डिपेंडेंट लोग उन पे होंगे तो उनको कम उन पे दबाव भी पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखनी है कि जो डिपेंडेंसी रेशियो है इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड में भी अगर पूछा जाए तो इट इज, तो अगर पूछा जाए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हम किस डेमोग्राफिक इंडिकेटर को कहते हैं तो यू शुड नो दैट इट इज डिपेंडेंसी रेशियो। अब हम कुछ फैक्टर्स पे आते हैं दैट इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हम इंडिया की बात करेंगे तो ये थेरेटिकल चीज़ है, आपको पता ही होगी। तो फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो क्लाइमेट है या टेरेन है या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। मतलब किस जगह का कैसा क्लाइमेट है वो वहाँ की पॉपुलेशन पे असर उसका पड़ेगा। मतलब अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि लद्दाख के अंदर जो है क्लाइमेट जो है वो हार्श है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है। वैसे ही अगर आप देखो कहीं पे टेरेन होगा, टेरेन वहाँ पे टेरेन फॉर एग्जांपल माउंटेनियस होगा, मतलब जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे कम लोग रहते हैं। तो इसी तरह से अगर कहीं पे पानी अवेलेबिलिटी कम होगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। तो ये तीन फैक्टर्स जो है मेनली फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट, टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये डिटरमाइन करते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हमने बात की थी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, जिसमें आपका यूपी आएगा, बिहार आएगा, हरियाणा आएगा, पंजाब आएगा, या जो डेल्टाज हैं फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल है हमारा जहाँ पे हम गंगा का डेल्टा बनता है, जो कोस्टल प्लेन्स है वीसी महाराष्ट्र में, वी हैव महाराष्ट्र एग्जांपल ऑफ दिस, इनका क्लाइमेट जो है वो सूटेबल है फॉर एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर है, इस क्योंकि वहाँ पे जो प्लेन्स वो प्लेन्स जो है वहाँ की ज़मीन जो है वो फर्टाइल है, इस वजह से एक हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। आप देख सकते हो
ज्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की या तो यूपी में रहती है, बिहार में रहती है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, और जो लैंड है वो भी फर्टाइल है, और टेरेन जो है वो प्लेन है, तो लोग वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल माउंटेनियस या फॉरेस्टेड रीजन जो है, फॉर एग्जांपल साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें या फिर हिमालयन स्टेट्स की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ का टेरेन जो है वो डिफिकल्ट है फॉर लाइफ। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, फॉर जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, राजस्थान में हम देखते हैं कि वहाँ पे कैनाल्स है बहुत सारी बनी हुई, तो इस वजह से वहाँ पे लोग भी ठीक ठाक रहने लगे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि झारखंड के अंदर हमें मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेज हमें वहाँ पे मिलते हैं, जो वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है, इस वजह से वहाँ पे भी लोग ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें हम देखते हैं कि जो एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वहाँ का वो बेटर है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता भी होगी, ये पढ़ने वाली चीज़ थी नहीं, तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। अब हम फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की बात करते हैं। जैसे हमने देखा था, जो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हमने डिफरेंट फेजेस देखे थे, अब हम देखेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो डेमोग्राफी है, वो किन फेजेस के थ्रू आज तक गुजरी है। सबसे पहले हम देखते हैं जो फेज वन हम कंसिडर करते हैं वो 1901 से लेकर 1921 तक है। इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। स्टैग्नेंट जो रुकी हुई हो, स्टैग्नेंट मतलब जो एक ही जगह पे रुकी हुई हो। तो 1901 से लेकर 1921 ये आपको याद रखना है, ये फेज, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो 1901 से लेकर 1921 तक जो फेज था इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, क्योंकि इस फेज के अंदर पॉपुलेशन जो थी वो स्टैग्नेंट थी। ये कैसे स्टैग्नेंट थी, अगर आप याद करोगे, जो मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो पहला फेज होता था वो भी यही फेज है। जो पहला फेज होता है वहां पे मैंने बताया था किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी का जो पहला फेज होता है उसके अंदर वहां पे फर्टिलिटी भी ज्यादा होती है लेकिन डेथ भी ज्यादा होते हैं, और जब फर्टिलिटी और डेथ दोनों ज्यादा होती है इस वजह से जो पॉपुलेशन वो स्टैग्नेंट रहती है, लोग ज्यादा पैदा होते हैं लेकिन मरते भी हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो स्टिल रहती है, वो स्टैग्नेंट रहती है। सेम इंडिया के साथ भी था। इंडिया में भी इस फेज को हम प्रिमिटिव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब जो पहला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज है इंडिया के अंदर वो यही 1901 से लेकर 1921 तक था। ये जैसे मैंने बताया कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थियरी जो थी उसका ये स्टेज वन है। इसमें क्या कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिली थी, वो ये थी कि जो बर्थ रेट थी वो हाई थी जैसे वहां पे था, और जो डेथ रेट थी वो भी ज्यादा थी, अप्रोक्सीमेटली हर 1000 में से 40 लोग मरते थे। क्यों मरते थे, क्योंकि इस टाइम के अंदर एपिडेमिक्स, फेमाइन्स, ड्रॉट्स, या बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो है वो वर्ल्ड वार 1 लड़ने के लिए गए थे, तो उनकी भी वहां पे डेथ हो गई थी। तो बच्चे भी ज्यादा जने थे, बर्थ रेट ज्यादा थी, लेकिन लोग भी बहुत ज्यादा इसके अंदर मरे थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो कम थी, मतलब जो एवरेज लाइफ थी वो कम थी एक इंडियन की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ईयर है, दैट्स द ईयर ऑफ 1921। अगर आपने कहीं पे सुना होगा या पढ़ा होगा, 1921 में एक प्लेग आया था, पूरी दुनिया के अंदर था, तो इंडिया के अंदर भी उस प्लेग के जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे भी हुआ था। इस ईयर को कहा जाता है द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। इस ईयर के अंदर इंडिया में और दूसरी कंट्रीज के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इस प्लेग की वजह से मर गई थी। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। इस ईयर के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला था। इसमें हमें एक एब्सोल्यूट डिक्लाइन देखने को मिला था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो प्लेग की वजह से मारे गए थे। अगर हम पॉपुलेशन स्टडीज की बात करें तो उसी पहले से ही, मतलब जब पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया को 6 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। इस फेज के अंदर अगर हम बात करें 1901 से लेकर 1921 तक, तो जो नॉर्दर्न जोन है, जिसमें आपका नॉर्दर्न रीजन्स जो है आपके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब है, इसमें हमें नेट लॉस इन पॉपुलेशन देखने को मिला था, क्योंकि जो प्लेग था उसका यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला था। तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन जो है वो कम हुई थी, तो एक नेट लॉस इन पॉपुलेशन हमें देखने को मिला था इन द नॉर्दर्न जोन।
अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे हमें हाई ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। वो इस वजह से थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ की तरफ माइग्रेट करके गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो टी प्लांटेशन के वहाँ पे असम के अंदर या दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो टी प्लांटेशन कल्टिवेशन होती थी, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे गए थे माइग्रेट करके। और वहाँ पे फेमाइन्स भी कम थे, एपिडेमिक्स भी कम थे, इस वजह से वहाँ पे हमें ग्रोथ रेट जो है वो हाई देखने को मिली थी इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स। साउथ की अगर हम बात करें, साउथ जोन में हमें नॉर्मल ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, क्योंकि फेमाइन एपिडेमिक्स भी वहाँ पे कम ही थे। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेंगे, बट यू शुड नो कि फेज वन जो है 1901 से लेकर 1921 तक, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी का फेज वन था। और सेम वहाँ पे जैसे हाई बर्थ रेट एंड जो हाई डेथ रेट है वो भी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिला था। सेकेंड फेज जो है वो 1921 से लेकर 1951 तक कंसिडर किया जाता है। इसको हम कहते हैं पीरियड स्टेडी ग्रोथ। के अंदर जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी थी, इंक्रीज हुई थी लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज हुई थी, एब्रप्ट या फिर एक जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। धीरे धीरे इन 20 सालों के 30 सालों के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी थी। ये सेकंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी का। जैसा हम देखते हैं वहां पे ये फर्टिलिटी रेट जो है वो हाई ही रहती है, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है सेकंड फेज में। क्यों? क्योंकि सेकंड फेज के अंदर वहां पे किसी भी कंट्री के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम वो इम्प्रूव करने लगता है। जो डिजीजेज है जो बहुत सारे लोगों को मार देती थी, मास डेथ जो होती थी वो कम होती है। तो सेम यहाँ पे भी था 1921 टू 1951। जो इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि बर्थ रेट स्टिल हाई थी लेकिन डेथ रेट कम हो गई थी 20 पर 1000। जैसा हमने देखा था कि जो फेज वन था उसमें डेथ रेट जो थी वो 40 पर 1000 थी, लेकिन यहाँ पे वो कम होके 20 पर 1000 हो गई थी। रीजन क्या थे ग्रोथ रेट हाई क्यों हुई थी? यहाँ पे एक तो ये थी कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने जो है इनने डिफरेंट पॉलिसीज बनाई, लाइक डिजीजेस को मैनेज करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए, मेडिकल रेवोल्यूशन आया इंडिया के अंदर। और इसके अलावा जो पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हुआ। जो लोग हैं उन तक जो राशन है, जो फूड ग्रेन्स है वो पहुंचने लगे। इस वजह से जो फेमाइन्स या ड्रॉट का खतरा रहता था वो भी कम हुआ। तो इस तरह से लोग जो है वो फेमाइन से भी नहीं मरे, या कम लोग फेमाइन्स की वजह से या ड्रॉट की वजह से मरे, या फिर जो डिजीज की वजह से जो कम्युनिकेबल डिजीज से मरते थे वो भी कम होने लगे, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाई। अगर हम स्पेटियल एनालिसिस मतलब हम डिफरेंट रीजन्स की एनालिसिस करें कि कहाँ पे किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो ग्रो की थी या कम हुई थी, नॉर्थ इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया के अंदर और साउथ के अंदर, इन तीन के अंदर हमें ग्रोथ रेट्स जो है वो जैसी नेशनल एवरेज थी, मतलब हमें ठीक ठाक, हमें एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली थी। जो सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन में हमें लो ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, क्योंकि वहां पे लोग जो है वो ज्यादा मरे थे, हाई मोर्टेलिटी हुई थी इन कंपैरिजन टू अदर जोन्स। और लोग जो है वो ज्यादा माइग्रेट करने लगे थे, आउट माइग्रेशन ज्यादा हुई थी। इस वजह से सेंट्रल जोन के अंदर हमें लो ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। वेस्टर्न जोन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी सेकंड फेज के अंदर। अराउंड 56% ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे इन माइग्रेशन ज्यादा हुई थी। क्यों? क्योंकि 1920 से लेकर 1951 के अंदर जो मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर, या वडोदरा या सूरत है, ये जो है ये ग्रो करने लगे, ये राइज हुए एज द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, तो लोग जो है इंडस्ट्रीज की तरफ, फैक्ट्रीज की तरफ इन एरियाज के अंदर माइग्रेट करने लगे। तो इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो राइज हुई। तो सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा देखने को मिली वेस्टर्न जोन के अंदर इन फेज टू। देन केम द फेज थ्री, जो कि 1951 से लेकर 1981 तक रहा। ये फेज थ्री जो है इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जो है इस फेज के अंदर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा देखने को मिली कि अराउंड इन 30 सालों के अंदर हमें पॉपुलेशन इंडिया की ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। तो अगर आप थर्ड स्टेज देखोगे, जो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी देखी थी, उसमें हम देखते हैं थर्ड स्टेज के अंदर तो दोनों की दोनों जो है डेथ रेट एंड जो ग्रोथ रेट है वो दोनों जो है कम होती है, तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया जो था वो थर्ड स्टेज में नहीं पहुंच पाया, अभी वो सेकंड स्टेज के अंदर ही था। और यहाँ पे हम जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हुई थी, अराउंड 12 तक पहुंच गई थी पर 1000 पीपल।
1981 के अंदर, और जो फर्टिलिटी रेट है वो भी हाई हो गई थी, वो भी बढ़ती गई थी। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है, लोग कम मरने लगे थे, बहुत ज़्यादा कम मरने लगे थे, और जो फर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ती गई। तो इस वजह से हमें इस फेज़ के अंदर एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला इंडिया के अंदर। तो हमें एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली इन फेज़ 3, दैट वाज़ फ्रॉम 1951 टू 1981। जैसे कि मैंने बताया, इस फेज़ के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1951 में अराउंड 361 मिलियन थी, वो जाके पहुंची 683 मिलियन इन 1981। तो इन 30 सालों के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गई थी इंडिया की पॉपुलेशन। नॉर्दर्न जोन में हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। साउदर्न जो रीजन है, साउथ इंडिया जो था, उसमें हमें लो ग्रोथ रेट ही देखने को मिली थी। देन केम द फोर्थ स्टेज, जो कि फोर्थ स्टेज 1981 से स्टार्ट हुआ और वो अभी भी चल रहा है। दिस फोर्थ स्टेज जो है, ये है आपका जो कि थर्ड स्टेज है आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का। इस फेज के अंदर हम देखते हैं कि इस फेज को हम कहते हैं पीरियड ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद अ डेफिनेट साइ ऑफ फ्लोइंग डाउन। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। मतलब पॉपुलेशन अभी भी ग्रो हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब ऐसा टाइम जल्दी आएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, विच इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो जब 1.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी, 1.8 बिलियन, वो वहां पे स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो तो इंक्रीज नहीं करेगी। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो अब भी हाई है, मतलब तब से थी, आज भी ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, लेकिन ये डिक्लाइन करने लगी 81 से ही। तो ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे जो इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज, कितनी परसेंट इंक्रीज हो रही है हर 10 सालों के अंदर, हर साल के अंदर, वो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे कम हुई है। हम देखते हैं कि जो 1971 है, 1971 के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। इंडिया की पॉपुलेशन 1971 में 2.48% इंक्रीज हुई थी। तब से लेके आज तक हम देखते हैं कि जो ग्रोथ रेट है हर साल के अंदर, पॉपुलेशन जो है वो कम कम ही इंक्रीज हो रही है। मतलब फॉर एग्जांपल 72 में सिर्फ 2.30% ही इंक्रीज हुई होगी, 73 में फॉर एग्जांपल 2.25% ही इंक्रीज हुई होगी। तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन कम कम इंक्रीज हो रही है अब। तो जैसे मैंने बताया कि 19 जो 2040, शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 2040 तक आते आते इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। इंडिया जो है यहाँ पे आज की डेट में थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के थर्ड फेज के अंदर आज की डेट में है। नॉर्थ एंड साउथ जोन जो है, हमें यहाँ पे नॉर्थ जोन में हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिलती है आज की डेट के अंदर, या इस फेज के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट नॉर्थ में है। लेकिन साउथ जो है सबसे कम, वहाँ पे ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे अब कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करते हैं, वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वो कम कम बच्चे जो हैं वो फैमिली के अंदर रख रहे हैं। तो इस वजह से जो बर्थ रेट है वो कम हो रही है। डेथ रेट भी जो है वो डिक्लाइन पे ही है, क्योंकि जो डिजीजेज हैं जिनकी वजह से मौत होती थी ज़्यादा लोगों की, वो डिजीजेज जो है वो अब क्योर होती हैं। अगर हम 2001 के सेंसस की बात करें फॉर एग्जांपल, उसमें इंडिया ने 1991 में जितनी पॉपुलेशन थी, 2001 तक, मतलब इन 10 सालों के अंदर 1991 से लेकर 2001 तक इंडिया के अंदर 100 इंडिया के अंदर 182 मिलियन पीपल जो है इतने इंक्रीज हुए थे। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन 1991 से लेकर 2001 तक 182 मिलियन जो है वो इंक्रीज हो गई थी। अगर हम इसी के कंपैरिजन में 2011 की बात करें, तो 2001 से लेकर 2011 तक सिर्फ 180 मिलियन ही लोग इंडिया के अंदर और ऐड हुए। मतलब ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन जिस रेट से 1991 से लेकर 2001 तक हुई थी, उस रेट से नहीं हो रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा 2021 का जब सेंसस आएगा, उसकी जब डिटेल्स आएंगी, तो हम देखेंगे कि इस फेज के अंदर इससे भी कम लोग जो है, ये पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई होगी। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन कम रेट पे इंक्रीज हो रही है। तो हम देखते हैं कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं कि कम इंक्रीज हो रहा है। 2011 में हम देखते हैं कि हमें चाइल्ड पॉपुलेशन जो है बिलो 14 ईयर्स, उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला था। अगर हम इंडिया की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन 2041 तक 1.8 बिलियन हो जाएगी, और 1.8 बिलियन जैसे ही हो जाएगी, ये स्टेबलाइज हो जाएगी। मतलब उसके बाद फिर इंडिया की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोनों डेथ रेट एंड जो ग्रोथ रेट होगी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। मतलब रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच जाएगी, जितने लोग ऑलमोस्ट मरेंगे उतने ही लोग और
जन्म लेंगे। और इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस इन चाइनाज पॉपुलेशन बाय 2028, 2028 तक यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है चाइना की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी। एंड इस तरह बाय 2028 इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर हम इसको फिर से देखेंगे, 1901 से लेकर 1921 तक जो फेज था इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे आप ये भी देखोगे कि 1901 से लेकर 1921 और 1911 से लेकर 1921 इसको अलग फेज रखा गया है। ये फेज जो था इसको अलग क्यों रखते हैं, क्योंकि ये फेज जो था ये थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। हमें जो ग्रोथ है पॉपुलेशन में वो कम हुई थी, मतलब जो पॉपुलेशन एक तरह से मान सकते हो आपकी वो डिक्रीज हो रही थी इस फेज के अंदर। जैसा मैंने रीजन बताया था कि इसमें जो एपिडेमिक्स थे वो ज्यादा थे। और हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन भी जो है इसी 1911 से लेकर 21 तक हुआ था। तो इस फेज के अंदर इन 10 सालों के अंदर हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी इंडिया के अंदर। इसके जो रीजंस हैं वो आपको ऑलरेडी पता चल गए होंगे। फिर 1921 से लेकर 51 तक इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी। फिर 1951 से लेकर 1981 तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। फिर उसके बाद 1981 से लेकर आज तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। तो जो फर्स्ट फेज था दैट्स कॉल्ड एज द स्टेशनरी फेज। सेकंड फेज जो था 1911 से लेकर 21 उसको नेगेटिव ग्रोथ रेट भी आप कहते हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। देन 1921 से लेकर 51 तक इसमें स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ थी। फिर 51 से लेकर 81 तक इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। देन 81 से लेकर आज तक ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो रही है। अब वो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है हायर पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये ट्रिवियल है, ये आपको ऑलरेडी पता होंगी। पहली प्रॉब्लम ऑब्वियसली जितने लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो पुअर्टी भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि जब कंट्री के अंदर उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे उतनी पॉपुलेशन को मैं हैंडल करने के लिए, तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो गरीब होते जाएंगे। देन अनइवन माइग्रेशन भी होगा, लोग जो है वो ज़्यादा अर्बन एरियाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके जो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है वो अगर उस जगह पे नहीं मिले उनको तो ऑब्वियसली वो माइग्रेट करने लगेंगे। तो अनइवन माइग्रेशन होगा, जो कुछ एरियाज है वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा राइज करेगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे माइग्रेट करेंगे। देन अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो कि आपको पता ही है कि स्लम्स जो है वो बनते जाते हैं। हम देखते हैं मुंबई के अंदर या डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, पॉल्यूशन एटसेट्रा। इसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी होती है, अलग अलग रीजन्स के अंदर हम डिस्पैरिटीज़ देखते हैं। क्राइम रेट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, जब पुअरिटी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्राइम रेट भी बढ़ेगा। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ऑब्वियसली होगा ही। इसके बाद अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, ऑब्वियसली फर्स्ट इफेक्ट जो होगा वो सेविंग्स के ऊपर इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा सेविंग्स के ऊपर। जब फॉर एग्जांपल अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ सेविंग्स नहीं कर पाएगा, उसके कंपैरिजन में अगर उसके 2 ही बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली वो सेविंग्स थोड़ी बहुत कर पाएगा। तो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो सेविंग्स भी उतनी ही कम होगी, तो एडवर्स इफेक्ट होगा सेविंग्स के ऊपर। अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम ही ग्रो करने लगेगी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर होगा, ग्रोइंग प्रेशर और लैंड के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। एडवर्स इफेक्ट होगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। एडवर्स इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, या एडवर्स सोशल इम्पैक्ट होगा। देन विल मूव ऑन टू द सेंसस। सेंसस की अगर हम बात करें, हम थोड़ा हिस्ट्री में जाके पहले देखेंगे कि सेंसस जो है इंडिया के अंदर कब से स्टार्ट हुआ था। इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जो अर्लीस्ट सेंसस की जब हम बात करते हैं इंडिया में, सबसे पहले जहाँ पे हम देखते हैं कि अर्लीस्ट सेंसस की जो बात है वो ऋग्वेदा के अंदर हुई है। ऋग्वेदा विच वन ऑफ द हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो ऋग्वेदा के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर 600 800 600 बिफोर कॉमन एरा या बीसी इंडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइप का एक पॉपुलेशन काउंट रखा गया था। मतलब आज बिफोर क्राइस्ट से ऑलमोस्ट 600 800 से 600 साल के बीच भी इंडिया के अंदर एक आप मान सकते हैं इतना सिस्टमैटिक तो नहीं रहा होगा, लेकिन एक रफ पॉपुलेशन काउंट उस टाइम भी रखा जाता था। और ये कहाँ हमें देखने को मिलता है, ये ऋग्वेदा के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर, जिस टाइम पे मौर्यन एम्पायर का यहाँ पे रूल था, उस जिस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के एम्परर थे इंडिया के, उस टाइम पे कौटिल्य आपने नाम सुना होगा
होगा, अगर नहीं सुना है तो इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने जो बुक लिखी है इसका नाम अर्थशास्त्र है, ये बहुत ही सेलिब्रेटेड बुक है, बहुत जानी जाती है। अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने लिखा है कि उस टाइम पे लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किए जाते थे, मतलब उस टाइम पे भी एक तरह का सेंसस किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम मुगल एम्पायर के टाइम पे आते हैं तो उस टाइम हम देखते हैं कि जो मुगल एम्पायर अकबर थे उनके टाइम पे भी आईने अकबर नाम का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट तैयार की जाती थी, जिसके अंदर हमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डेटा जो है वो देखने को मिलता है। तो इंडिया के अंदर जो सेंसस है वो सिस्टमैटिक नहीं होता था उस टाइम पे, लेकिन इसके हमें एविडेंसेस हिस्ट्री में भी जाके बहुत पीछे जाके देखने को मिलते हैं। अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो पहला सेंसस इंडिया के अंदर हुआ, आई वुड से द फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस जो इंडिया के अंदर हुआ था, वो स्टार्ट किया गया था बाय लॉर्ड लॉरेंस, जो कि 1964 से 69 तक रहे थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ये जो थे इन्होंने पहला सेंसस स्टार्ट कराया था। तो स्टार्ट हुई थी प्रिपरेशन इसके दौरान, लेकिन जो फील्ड वर्क है, जो पॉपुलेशन गिनने का जो मेन काम है, वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जो कि 1969 से लेकर 72 तक वाइसरॉय थे इंडिया के। एंड मे बी अगर ये पूछा जाता है कि कौन से वाइसरॉय के टाइम के दौरान इंडिया में पहला सेंसस हुआ था, तो आपको याद रखना है ये लॉर्ड मेयो को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मेयो जो थे इन्हीं के टाइम पे जो सेंसस है, जो कलेक्शन ऑफ डेटा था, वो इन्हीं के टाइम पे किया गया था। इसके बाद जो सेंसस है वो कंप्लीट किया गया जब लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक थे 1872 से लेकर 76 तक। तो 1872 में जाके ये सेंसस जो है ये कंप्लीट हुआ था। तो स्टार्ट ये लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे हुआ था, फील्ड वर्क लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था, लेकिन फाइनली 1872 में ये कंप्लीट हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे। तो ये इंडिया का पहला सेंसस था। इसी के बाद फिर 10-10 साल के बाद ये किया जाने लगा, और फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उन्होंने भी फिर इसको वैसे ही आगे कंटिन्यू किया। मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला सेंसस जो है वो 1951 में हुआ, और जो 1872 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उसी सीरीज को कंटिन्यू किया इन्होंने। और ये जो था 1951 का सेंसस, इट वाज द 9th सेंसस और जो इंडिया के अंदर हुआ था। ये पहला सेंसस था इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, ये ऑब्वियसली पता चल गया होगा। एंड ये सेंसस जो था बेसिकली 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट नाम से एक एक्ट पास किया था। तो उसी सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर इस 1951 के सेंसस को कंडक्ट किया गया था। तो ये डेट याद रखनी है कि सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1948। अब इंडियन का जो सेंसस है वो हर 10 साल के बाद होता है, जो कि 1872 से स्टार्ट हुआ था पहली बार। लेकिन उस टाइम पे ये सेंसस जो था ये नॉन सिंक्रोनसली डिफरेंट पार्ट्स में हुआ था, मतलब आप मान सकते हो कि हर एक रीजन में अलग अलग ही कराया गया था। तो लिंक नहीं था, ये सिंक्रोनसली ये नहीं कराया गया था। तो सेंसस का जो डेटा है ऑब्वियसली वो डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स या एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, डिफरेंट सोशल साइंसेस के जो भी रिसर्चर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, उनके लिए ये हेल्पफुल रहता है, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए भी रहता है डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए। सेंसस एक्ट जैसे मैंने बताया ये 1948 में इनैक्ट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली जो 1948 में सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट इनैक्ट किया गया था, 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये इन्होंने स्टार्ट की। इस सेंसस ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया गया कि आप हर 10 साल के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 अब आप सेंसस करोगे पूरी इंडिया के अंदर। इससे पहले क्या होता था कि जो हेड होता था सेंसस का ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसको कहा जाता था सेंसस कमिश्नर। लेकिन उस ऑफिस को चेंज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंसस को हेड करता था उसका नाम रखा गया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो याद रखना है पहले सेंसस कमिश्नर होता था, 1881 से लेके 41 तक जो सेंसस थे उनमें सेंसस कमिश्नर्स होते थे। उसके बाद फिर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया 1949 या 51 के सेंसस के बाद हेड करते हैं सेंसस को। जो पहले सेंसस कमिश्नर थे 1881 में, वो थे मिस्टर डब्ल्यू डब्ल्यू प्लाउडन, ये आप याद रख सकते हो, मे भी पूछा जाए। फिर 1941 में जो जो फाइनल सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था एम यीट्स, और एम यीट्स जो थे यही बने फिर फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो लास्ट जो सेंसस कमिश्नर थे वो यही एम यीट्स थे, और यही बने फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
फिर आज की अगर हम बात करें, जो पिछला सेंसस हुआ था 2011 में जो हुआ था, उस टाइम पे जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर था, मतलब 2011 के सेंसस पे जो के टाइम पे जो थे, उनका नाम था सी चंद्रमौली। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वो 12th रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर थे, उनका नाम था सी चंद्रमौली। और आज के जो रजिस्ट्रार जनरल एंड कमिश्नर हैं, उनका नाम है विवेक जोशी। तो जो आज का जो सेंसस होने वाला है 2021 का, जो अब 21 में ही ऑब्वियसली 22 में होगा शायद, अगर कोविड ना बढ़ा तो, उस टाइम या आज के टाइम पे जो है वो डॉक्टर विवेक जोशी हैं, और ये 14th रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं। तो 12 के बाद फिर 13th कोई और थे, फिर आई थिंक वो 2016 तक या 16 से लेकर 19 तक थे, फिर 19 के बाद ये डॉक्टर विवेक जोशी आए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट सी चंद्रमौली एंड डॉक्टर विवेक जोशी ये आपको पता होने चाहिए। अब हम सेंसस 2011 पे आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर की भी बात करें, उसमें भी हमें देखने को मिला था कि हमें क्वेश्चन पूछा गया था इसी सेंसस के ऊपर। तो इसमें से आपको फैक्ट याद रखने, वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब पहले कुछ क्विक फैक्ट पे नजर डालते हैं। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन इंडिया की 1.21 बिलियन थी, एंड टू बी प्रिसाइज इट वाज 121056953। अगर जीकेएसएस भी हो सकता है, अगर आपका दिन ना हुआ तो उन्होंने 1.21 दिया, इन्होंने इस तरह का आपको फिगर दिया। तो याद रखना है, इट इज 12105। यहाँ तक आप याद रख सकते हो। तो हो सकता है अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया और उन्होंने क्वेश्चन कुछ टफ बनाया, तो याद रखना है इट वाज 12105 एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.21 बिलियन। डेकेडल ग्रोथ रेट जो थी वो 17.4% थी। मतलब 2001 से लेके 2011 के जो 10 साल हैं, इन 10 सालों में पॉपुलेशन जो ग्रो हुई है इंडिया की, वो ग्रो हुई है बाई 17%। मतलब 17% इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। डेंसिटी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इज 382 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब अगर एवरेज में देखें, हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 382 लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। सेक्स रेशो इज 940। ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है, याद रखने। चाइल्ड सेक्स रेशो इज 914। मतलब 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के अंदर हमें 914 सेक्स रेशो देखने को मिलता है। मतलब कम लड़कियां हैं जो 0 से लेकर 6 ईयर तक के हमें बच्चे देखने को मिलते हैं। रीजन आपको पता ही होगा, जो गर्ल फीटस को मारा जाता है, उसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो डिक्रीज कर गया है इंडिया के अंदर। लिटरेसी रेट ये याद रखनी है, 74.04% इन इंडिया। अब कुछ हाइलाइट्स पे नजर डालते हैं 2011 के सेंसस। फर्स्ट इज, इंडिया के अंदर उस टाइम पे टोटल 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थी। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 640 थे, ये याद रखना है। नंबर ऑफ टाउन से इंपॉर्टेंट नहीं है, इट वाज 7933। नंबर ऑफ विलेजेस ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 6,40,000। टोटल पॉपुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1.21 बिलियन है। उसमें से अर्बन पॉपुलेशन 68% है, जबकि रूरल पॉपुलेशन 31% है। चाइल्ड सेक्स रेशो 919 था। इसके बाद सेक्स रेशो 940, जैसे कि मैंने बताया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इट्स 382 पर्सनल, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 17.64%। लिटरेसी रेट जो थी वो 74% थी इंडिया की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इसके बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 75.5% थी टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। और जो यूनियन टेरिटरी थी, दैट वाज द लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप वाज द लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी ऑफ इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 64,000 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी वाज लक्षद्वीप, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 64,000 थी। अब यहाँ पे टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला के अंदर, ये आपको पता ही होगी, 94% थी। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के अंदर हमें देखने को मिली थी 91.85। तो इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा याद नहीं रखोगे, केरला आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होगी। और ये भी आप सेकंड थर्ड भी याद रख सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया तो मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पूछा जाए। उसके बाद मिजोरम है 91%, देन गोवा एंड त्रिपुरा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगेन इट्स केरला। केरला के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल। मतलब हर 1000 मर्दों के लिए वहां पे 1084 औरतें हैं। सो केरला के अंदर
ज़्यादा औरतें हैं इन कंपैरिजन टू मेल। इसके अलावा हम देखते हैं पुडुचेरी के अंदर भी हमें यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा जो हमें सेक्स रेशो देखने को मिलता है वो पुडुचेरी के अंदर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यूटीज में पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है। तो लिटरेसी में लक्षद्वीप है, लेकिन सेक्स रेशो के अंदर पुडुचेरी है। लोएस्ट सेक्स रेशो अगर हम बात करें, सबसे कम सेक्स रेशो जो है वो दमन एंड दीव के अंदर है। दमन एंड दीव मतलब जो एक यूटी है, अब इसको दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली इन दोनों को अब क्लब किया गया है टुगेदर, बट उस टाइम पे ये अलग अलग थी। तो दमन एंड दीव यूटी जो थी, इसमें हर 1000 मर्दों के लिए सिर्फ 618 औरतें ही थी। इसके बाद हम हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हम देखते हैं कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 11,320 लोग रहते हैं। जो टॉप 4 हाईली डेंस स्टेट्स है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखना है बिहार के अंदर है। बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1106 लोग, मतलब 1106 लोग रहते हैं। तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड बिहार है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। देन वी हैव द हाईली पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट्स में यूपी की थी। इट वाज लगभग 20 करोड़ ऑलमोस्ट थी। इट वाज 1.99 आप मान सकते हो, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 करोड़ आप मान सकते हो। उसके बाद महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, देन बिहार एंड फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की थी, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन बिहार। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार, सिर्फ ये तीन जो थी, इनकी पॉपुलेशन जो थी वो 100 मिलियन से ज्यादा थी। आप देख सकते हो कि 103 मिलियन पॉपुलेशन बिहार की है। तो ये तीन स्टेट्स है जिनकी पॉपुलेशन 100 मिलियन से ज्यादा है, यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार। देन वी हैव द लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी, सबसे कम पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप की है, ये याद रखना है। और जो हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूटी है वो दिल्ली है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूटीज में दिल्ली की है, और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो लक्षद्वीप की है। और जो हाईएस्ट पॉपुलेटेड आपको पता ही होगा स्टेट, वो उत्तर प्रदेश है। और जो लीस्ट पॉपुलेटेड है वो आपको याद रखना है, दैट्स सिक्किम। सिक्किम लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया की। देन वी मूव ऑन टू द डिस्ट्रिक्ट्स। मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट इज थाने। थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है, उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। जो सबसे कम पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, दैट्स दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इट्स अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ जो हम देखते हैं, सबसे ज्यादा डेकेड के अंदर 2001 से लेकर 11 तक जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, वो कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखना है, इट्स कुरुंकामे। लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ जो है वो लॉन्गलिंग नागालैंड के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इनकी तरफ ज्यादा लोग ध्यान देते नहीं है। देन हाईएस्ट सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट्स में माहे डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी के अंदर है, उसमें 1176 सेक्स रेशो है, दैट्स हाईएस्ट इन इंडिया। लोएस्ट सेक्स रेशो हमें दामन के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज 513। और इंडिया की पॉपुलेशन जो 0 से लेकर 6 ईयर तक है, जो आप मान सकते हो जो चिल्ड्रन है, वो 13% पॉपुलेशन है इंडिया की। देन यहाँ पे हम वन बाय वन कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स को देखेंगे। विल स्टार्ट विद पॉपुलेशन साइज। इंडिया की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन है, जो कि 1.03 बिलियन थी 2011 के अंदर, 2001 के अंदर। तो 181 मिलियन जो है इस एक डेकेड के अंदर इंडिया के अंदर ऐड हुए हैं। 2001 से लेकर 2011 तक डेकेडल ग्रोथ फिर से रिपीट हो रहा है, 17.6% है। मैं बार बार इनको रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इन टर्म्स के साथ, आप इन फैक्ट्स के साथ फेमिलियर हो जाए और आपको ये याद हो जाए। इससे पहले अगर हम देखेंगे 1991 से लेकर 2001 तक जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो 21.5% थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ रेट कम हो रही है। पहले 21.5 थी, अब 17.6 2011 में, अब 21 में और कम ये आपको दिखेगी। देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस जो था, उन्होंने 2011 की पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इट विल बी 1.19 बिलियन। इंडिया जो है वो ऑलरेडी आपको बताया, कहीं पे 28 लिखा है, कहीं पे 2030 लिखा है। तो 2028 या 30 तक जो है इंडिया चाइना से ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बनेगा। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.8 बिलियन पे स्टेबलाइज हो जाएगी बाय 2041, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देखते हैं, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 199.6 मिलियन है, जो कि 16% है कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का। बिहार और महाराष्ट्र और दो ऐसी स्टेट हैं जिनकी 100 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा हम देखते हैं वेस्ट बंगाल की 91 मिलियन है, आंध्र प्रदेश की 85 है, मध्य प्रदेश की 73, तमिलनाडु की 72। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप 3 आपको याद रखना है, यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार। देन 42% इंडियंस जो हैं वो रहते हैं
जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स में, मतलब बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान के अंदर, जो कि 40% ही था 1991 में। हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हमें एक ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़्यादा लोग, पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है वो ज़्यादा हो रही है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया के अंदर। वैसे ही अगर हम देखते हैं केरला के अंदर, केरला के अंदर 1991 में इंडिया की पॉपुलेशन का, केरला, तमिलनाडु, साउदर्न स्टेट्स जो हैं, साउदर्न स्टेट्स में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, तो 1991 के सेंसस में 22.5% पॉपुलेशन इन स्टेट्स में रहती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि 2011 के सेंसस में ये 20% ही रह गई। तो हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनमें हमें ग्रोथ रेट जो है वो कम होती हुई नजर आती है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें, बिहार में याद रखना है, बिहार में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो बड़ी है 2001 से लेकर 2011 तक, वो बिहार में हुई है। तो बिहार इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। 25% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बिहार के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। तो इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि हम देखते हैं कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, इनमें हमें ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू साउदर्न स्टेट्स। केरला में हमें सिर्फ 4.9% ही ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। जिससे हमें पता चलता है कि अगले 10 से 20 साल के अंदर केरला जो है वो स्टेशनरी पॉपुलेशन पे आ जाएगा, जो कि फाइनल स्टेज है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो साउदर्न स्टेट्स में पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, बाद में फिर नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। लिटरेसी की अगर हम बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ 18% थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला सेंसस हुआ था, लेकिन 2011 में ये 74% पहुंच गई है। इसमें हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन, जो मेल की लिटरेसी रेट है वो 82% है, और हम देखते हैं कि जो फीमेल की वो अराउंड 66% है। मतलब हम देखते हैं कि 2 आउट ऑफ 3 women आर लिटरेट इन इंडिया नाउ। तो मेल्स की जो लिटरेसी रेट है वो अराउंड 82 है, और जो फीमेल्स की वो लिटरेसी रेट है वो हमें देखने को मिलती है, दैट्स अराउंड 66%। फीमेल्स के अंदर जो टोटल है वो है 74%। हम देखते हैं कि मेल लिटरेसी रेट जो है उसमें 6% इंक्रीज हुआ है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट के अंदर हम देखते हैं कि इन 10 सालों के अंदर हमें 12% इंक्रीज देखने को मिला था। इसमें कुछ सर्व शिक्षा अभियान और दूसरी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उनको हम इसका क्रेडिट दे सकते हैं। लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार के अंदर हमें देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार की जो लिटरेसी रेट है दैट 63%, 63.82% ओनली। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेकिन बिहार के अंदर जो फीमेल लिटरेसी रेट है 33%, जो 2001 के अंदर थी वो 53% पहुंच गई इन 2011। तो हम देखते हैं कि 20% इंक्रीज हुआ है बिहार के अंदर, लेकिन स्टिल बिहार इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। हम देखते हैं कि जो फीमेल लिटरेसी है इनमें हमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश दोनों के अंदर हम देखते हैं कि इनमें हमें 8% इंक्रीज तो देखने को मिला, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पे हमें फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 60% से कम ही देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है, दैट 63.82%। देन वी आर द सेक्स रेशियो। जो सेक्स रेशियो है वो 1991 के अंदर 927 था, लेकिन 2011 में ये 940 तक पहुंच गया। हम देखते हैं कि जो सेक्स रेशियो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा के अंदर है। ये कैसे याद रहेगा? अब आपने सुना होगा, हमारी छोरियां छोरू से कम है क्या? तो हाँ है, हरियाणा के अंदर है, वहां पे छोरियां कम है इन कंपैरिजन टू छोरे। तो सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा के अंदर है। फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली है, वहाँ अभी भी ये 900 के नीचे ही है। जबकि हम देखते हैं कि जो साउदर्न स्टेट है, जिनमें केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश है, इनमें यूनिटी के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहाँ पे 1000 के आसपास ही है। केरला के अंदर तो सबसे ज्यादा है 1084। तो मतलब हम देखते हैं कि जितने वहाँ पे मर्द हैं ऑलमोस्ट उतनी ही वहाँ पे औरतें भी हैं। अब यहाँ पे वन बाय हम उनको देखेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने देखा, पॉपुलेशन 1.21 बिलियन, उसमें से मेल 623 मिलियन एंड फीमेल 586 मिलियन। मोस्ट पॉपुलर स्टेट यूपी, लीस्ट पॉपुलर स्टेट सिक्किम है, मोस्ट पॉपुलर यूटी दिल्ली है, लीस्ट पॉपुलर लक्षद्वीप है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमें मेघालय के अंदर देखने को मिला था, याद रखना है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मेघालय में हुई थी। और लीस्ट ग्रोथ रेट जो है वो नागालैंड के अंदर हुई है, वहां पे नेगेटिव ग्रोथ रेट है, मतलब वहां की पॉपुलेशन में जो हमें डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पीए के पेपर में, याद रखना है कि नागालैंड में हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। लीस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल अंडर पुअर्टी लाइन, सबसे कम लोग जो पुअर्टी लाइन के नीचे हैं वो सिक्किम के अंदर है। 0.51% लोग ही बीपीएल हैं सिक्किम के अंदर। और यूटीज में, लक्षद्वीप के अंदर सबसे कम लोग
है बीपीएल के अंदर। जब हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 59%, सबसे ज़्यादा जिस स्टेट के अंदर बीपीएल है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इट इज़ 13.27%। मोस्ट लिटरेट स्टेट आपको पता ही है केरला है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो वो केरला के अंदर है, सबसे कम लिटरेसी बिहार के अंदर, और सबसे कम सेक्स रेशो हरियाणा के अंदर। देन वी हैव लिटरेसी रेट 74% है ओवरऑल इंडिया की। मेल की 82.14 है, फीमेल की 65.46 है। हाईएस्ट केरला की है, फॉलोड बाय लक्षद्वीप, देन मिजोरम। लोवेस्ट याद रखना है, इट्स बिहार, फॉलोड बाय एपी, दैट्स अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान एंड झारखंड। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट केरला के अंदर है, सबसे कम लिटरेसी रेट फीमेल के अंदर हमें राजस्थान में देखने को मिलती है, क्योंकि राजस्थान में क्या करते हैं, वहाँ पे अभी भी चाइल्ड मैरिज होती है, वहाँ पे लड़कियों को अब आज के डेट में भी बचपन में ही उनकी शादी करा देते हैं। तो सबसे कम जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो राजस्थान के अंदर है। हाईएस्ट मेल के अंदर हमें लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिलती है, और जो लोवेस्ट है मर्दों के अंदर वो हमें बिहार के अंदर देखने को मिलती है। सेक्स रेशो 940 है, जो कि हाईएस्ट है सिंस 1971। हाईएस्ट केरला का सेक्स रेशो है, लोवेस्ट हरियाणा का है। हाईएस्ट यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी का है, और लोवेस्ट सेक्स रेशो दादर एंड नगर हवेली यूटी का है। देन चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशो, मतलब 0 से लेके 6 साल के बच्चों की सेक्स रेशो की बात करें तो इट्स 914 फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन। हाईएस्ट मिजोरम का है चाइल्ड सेक्स रेशियो, लोवेस्ट है हरियाणा का, अगेन इट्स 830। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट्स 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड यूटी या फिर स्टेट है, यूटी में सबसे ज्यादा जो है वो दिल्ली है। स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार के अंदर है। लोवेस्ट की अगर बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, जबकि स्टेट्स में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो आर्टिकल 366 में डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इंडिया की 2% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब है अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप एंड मिजोरम के अंदर। अगर परसेंटेज की बात करें, मिजोरम में 94% लोग जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटीज हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें या परसेंटेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मिजोरम के अंदर है स्टेट्स में। अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें, मगर अगर हम गिनेंगे कि कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो सबसे ज्यादा लोग जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो एमपी के अंदर है। तो बाई अगर हम बाई पॉपुलेशन देखें तो वो मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर हम बाई प्रोपोर्शन परसेंटेज के हिसाब से देखें, इन स्टेट्स इट्स मिजोरम, इन यूटीज इट लक्षद्वीप। बस्तर डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर है, जहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड हरियाणा के अंदर। याद रखना है, देयर आर नो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड हरियाणा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकसभा के अंदर रिजर्व्ड है। अब हम 2021 के सेंसस पे आते हैं। 2021 का सेंसस जो है ये 16th सेंसस होगा इंडिया का। ये 2021 में हो रहा था, लेकिन जो कोविड है, कोविड की वजह से ये डिले हो गया। अप्रैल 2019 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 3,30,000 एन्यूमरेटर्स जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि ये सेंसस करेंगे। इसके बाद हाउस लिस्टिंग जो है वो स्टार्ट होनी थी सितंबर 2020, अप्रैल से लेके सितंबर 2020, मतलब पिछले साल, पिछले से भी पहले वाले साल 2020 में अप्रैल से लेके सितंबर तक हाउस लिस्टिंग होनी थी। लेकिन जो एक्चुअल इन्यूमरेशन है, जो गिनना था, एक्चुअल डेटा कलेक्ट होना था, वो फरवरी 2021 में होना था, लेकिन ये फिर हुआ नहीं। इसके बाद जो डेट है, रेफरेंस डेट, जो डेट एज रेफरेंस कंसिडर की जाने वाली थी, वो 1 मार्च 2021 थी पूरी कंट्री के लिए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनके कुछ एरियाज के लिए 1 अक्टूबर 2020 जो है वो कंसिडर की जाने वाली थी एज द रेफरेंस डेट। 2019 में ही सितंबर में होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया था कि ये फुली डिजिटल सेंसस होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी, जो अभी होगा, ये पहला डिजिटल सेंसस होगा इंडिया का, एंड इट विल बी द 16th सेंसस। ये 16 लैंग्वेज के अंदर होगा, एंड यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, 37.69 बिलियन रुपीज जो है इसके लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं। अब इसको डिले किया गया है टू 2022 ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक, एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स 2023-2024 में है। 2021 सेंसस में और राजनाथ सिंह 2018 में उन्होंने बताया था कि ये सेंसस जो है यहाँ पे हम
ये कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, इसमें हम कास्ट को भी काउंट करेंगे, मतलब ओबीसीज को हम के लिए हम अलग यहाँ पे एक सेंसस करेंगे। इससे पहले जो कास्ट बेस्ड सेंसस था वो 1931 में हुआ था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे 2018 से बाद में गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में चेंज लाया एंड 2020 फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि अब कास्ट सेंसस नहीं होगा इस वाले सेंसस में। तो इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट टाइम जो कास्ट सेंसस था पहला वो 1931 में हुआ था। नाउ इम्पोर्टेंट इज द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी 2000 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। इसका मकसद था कि ओवरऑल लोगों की डेवलपमेंट, ओवरऑल लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करेंगे। इस पॉलिसी का मकसद था कि जो लोग हैं उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करें कि किस तरह से वो फैमिली प्लानिंग कर सकेंगे, यूज किस तरह से वो बहुत सारी जो गवर्नमेंट की रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फ्री में दी जाती है या फिर जो हॉस्पिटल्स में दी जाती है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पॉलिसी में पुश किया गया था। इस पॉलिसी के अंडर अगले 10 सालों तक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ या चाइल्ड हेल्थ है इम्प्रूव किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया अप टू द एज ऑफ 14। एक तो फ्री बनाया गया और मैंडेटरी बनाया गया। इस पॉलिसी का मकसद था कि जो आईएमआर है, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको 30 पर 1000 लाइव बर्थ से नीचे लाया जाएगा। एंड ऑल्सो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो हम पर 1 लाख लाइव बर्थ काउंट करते हैं, उसको 100 से नीचे लाएंगे। मतलब अगर 1 लाख बच्चे पैदा होंगे उनमें से 100 से भी कम एवरेज में जो माएँ हैं उनकी डेथ होनी चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए भी इस पॉलिसी में स्टेप्स थे। इसके अलावा गवर्नमेंट इस पॉलिसी के अंडर चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी एक्ट करेगी एंड प्रमोट करेगी। ऑल्दो जो लीगल एज थी वो 18 ईयर्स, आज भी 18 ईयर्स है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करेगी अंडर दिस पॉलिसी कि 20 ईयर्स को माना जाए 20 ईयर्स माना जाए एज द राइट मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स। 80% जो डिलीवरीज होगी इस पॉलिसी के अंडर टारगेट सेट किया गया है कि 80% जो डिलीवरीज है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, मतलब हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर 80% जो बर्थ्स है या डिलीवरीज हैं वो 80% इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए और 100% डिलीवरीज जो है वो बाय ट्रेन्ड पर्सन्स होनी चाहिए। ये टारगेट सेट किया गया था। इसके अलावा टारगेट सेट किया गया कि 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके अलावा जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के लिए भी इस पॉलिसी में बताया गया था। इसके अलावा जो सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं सोशल सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के, उनको इंटीग्रेट करने के लिए, उनको एक ही जगह पे या उनको एक तरह से कंबाइन करने के लिए भी इसमें स्टेप थे। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, इसके अलावा सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष जैसे जैसे मेडिसिन को भी प्रमोट किया गया था। इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इसके अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखना है कि दैट नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब माइग्रेशन है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। माइग्रेशन का मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर होती है। मतलब सबसे ज्यादा लोग जो है वो महाराष्ट्र की तरफ माइग्रेट करते हैं, जिसको हम इन माइग्रेशन कहते हैं, फॉलोड बाय दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। क्योंकि ये जो है इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वहाँ की तरफ माइग्रेट करते हैं। देन वी हैव द आउट माइग्रेशन। किस जगह से सबसे ज्यादा लोग बाहर निकल के आते हैं, माइग्रेट बाहर की तरफ करते हैं, इट इज उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय बिहार, इन दो स्टेट से सबसे ज्यादा लोग बाहर की तरफ माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन के दो कॉजेस होते हैं, वन इज द पुश फैक्टर एंड सेकंड इज द पुल फैक्टर। पुश फैक्टर हम कहते हैं कि पुश फैक्टर मतलब कौन सी चीज लोगों को बाहर धकेल रही है। अगर किसी जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, हॉस्पिटल की कमी होगी, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आते होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, वॉर होगा, तो वहाँ पे पुश फैक्टर ज्यादा होता है, वहां से लोग बाहर की तरफ आउट माइग्रेट करते हैं। इसके बाद पुल फैक्टर है, जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज होगी, एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज होगी, वहां पे हमें पुल फैक्टर देखने को मिलता है, वहां पे हमें लोग इन माइग्रेशन करते हुए दिखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट while रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी एंड इट विल हेल्प यू इन द कमिंग एग्जाम। So I wish you all the best and see you in the next video. Till then, bye bye.